आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरस की किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 4 का। और इस सबक का उन्वान है जन्मदिन। जन्मदिन बच्चों एक कहानी है, जदीद तर्ज की कहानी है और इस कहानी को वैकूम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। इस कहानी के अंदर वैकूम मोहम्मद बशीर ने अपने जन्मदिन की रुदात बयान की है, एक दिन का किस्सा बयान किया है। बड़ा दर्द भरा किस्सा है, बड़ा तकलीफ़ों के अंदर गुजरा हुआ ये दिन है। भूख प्यास की शिद्दत के साथ इनका जन्मदिन गुजरता है और भूख और प्यास की शिद्दत पे ही, मायूसी के अंदर, शर्मिंदगी के अंदर ही इनके दिन का खात्मा होता है। बच्चों, जन्मदिन हमारे लिए खुशियों का आगाज़ होता है, खुशियों की अलामत होती है। जन्मदिन पर हम खुशियाँ मनाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमें बधाइयाँ देते हैं, हमें गिफ्ट्स देते हैं, हमारे लिए मिठाइयों का इंतज़ाम किया जाता है, तरह तरह की नेमतों का इंतज़ाम किया जाता है। इतने सारे पकवान खाने के बाद हम खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाते हैं और फिर खुशी खुशी ही अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। लेकिन मुहिब्बे वतन के लिए अपना जन्मदिन गुजारना, खुशी खुशी गुजारना कितना मुश्किल है, यहाँ पर इस सबक के अंदर जन्मदिन में दिखाया गया है। मुसन्निफ वैकूम मोहम्मद बशीर एक तहरीक आज़ादी के अहम कारकुन थे, मुहिब्बे वतन थे। अपने वतन के लिए जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की जा रही थी, आप उस बगावत का हिस्सा थे, इसलिए अंग्रेज़ों के अताब का शिकार थे। अंग्रेज़ों ने आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल रखे थे, आपको ढूंढा जा रहा था। तो अंग्रेज़ों की पकड़ में आने से बचने के लिए आप अलग अलग शहर में घूमते थे, अलग अलग शहरों के अंदर जाते थे, जहां से पता चलता है कि पहचान जाहिर हो जाएगी, फिर नए शहर में चले जाते और वहां पर फिर रूप बदलकर, भेष बदलकर रहते। एक दिन ऐसे ही वाकया हुआ कि एक नए शहर के अंदर आप हैं, नया भेष है, नया नाम है, अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, अपनी हकीकत छुपाए हुए हैं कि मैं कौन हूं। उस जगह के ऊपर मुसन्निफ का जन्मदिन आता है। खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, एक आना नहीं है, खाना तो दूर की बात है, चाय का इंतजाम करने के लिए कुछ आपके पास नहीं है। उस रोज आपका जन्मदिन आता है और वो जन्मदिन की क्या कैफियत है, आपने पूरी की पूरी रोदाद पुरअसर अंदाज के अंदर इस कहानी के अंदर उतार दी है। ये जदीद तर्ज की कहानी है बच्चों, नए अंदाज की कहानी है। जदीद अफसाने नफ्सियात के ऊपर मुबनी होते हैं, इंसानी जहनी कशमकश को दिखाते हैं। यहाँ पर इंसानी जहनी कशमकश को दिखाया गया है कि वतन की खिदमत के लिए निकले हैं, कोई कसूर नहीं है, वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, ये यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आता है। और फिर हमें उन लोगों की कुर्बानियों का अंदाज़ा भी हो जाता है कि जो वतन की आज़ादी के लिए निकलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ती हैं, कितने बड़े बड़े चीज़ें उनको छोड़नी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ से उनको कितनी कितनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। वो चीज़ें भी हमें इस सबक के ज़रिए सामने आती हैं। तो वैकूम मोहम्मद बशीर आला दर्जे के फ़नकार हैं, ये मलयाली ज़ुबान के फ़नकार हैं। मलयाली ज़ुबान जो एक द्रविड़ ज़ुबान के अंदर आती है, उस ज़ुबान के ये लिखने वाले हैं, बहुत मशहूर हैं। मलयाली ज़ुबान के मुसन्निफ़ तो है ही, साथ ही जंग आज़ादी के अहम कारकुन भी हैं, जंग आज़ादी के सिपाही हैं और सरगर्मियों के साथ हिस्सा लेते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सरगर्मियों के साथ हिस्सा लेने की वजह से, मैंने बताया, अंग्रेज़ की पुलिस, अंग्रेज़ इनके पीछे लगे हुए थे, तो इनको अपना शहर केरल छोड़ना पड़ा। केरल के रहने वाले थे ये, केरल से निकल गए और फिर छिपते छिपते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से लेकर कराची तक, हर शहर का आपने दौरा किया, हर शहर में कुछ वक्त क़याम किया। तो वही जो आपको तजुर्बा हासिल हुआ, वही आपकी तख्लीकात की बुनियाद है। जो क़याम आपने अलग अलग शहरों के अंदर किए हैं, अलग अलग शहरों में घूमे फिरे हैं, उस तजुर्बे को ही आपने अपनी तख्लीकात का ज़रिया बनाया। हकीकत निगारी के लिए आप जाने जाते हैं। आपके अफसानों में, आपकी कहानियों के अंदर वही मिलता है जो आपने महसूस किया है, जो आपके ऊपर गुजरी है। आपकी हर कहानी, हर किस्सा आपकी सवाने हयात नज़र आती है, आपकी ज़िंदगी का एक आईना नज़र आता है, ज़िंदगी की एक किताब नज़र आती है। इस अंदाज़ की आपकी तख्लीकात हैं। तो जन्मदिन भी आपकी ज़िंदगी के एक दिन की कहानी है, एक दिन की कहानी आपने बताई है, लेकिन ये कहानी आपकी पूरी ज़िंदगी की हो रही थी। जिस वक्त आप मफरूर थे, आपको इसी तरह की परेशानी पूरी ज़िंदगी के अंदर हर वक्त सामने आ रही थी। एक जन्मदिन पर आपके फाके हो रहे हैं,
चाय भी आपको नसीब नहीं हो रही है, खाने के लिए आपको तरह तरह के बहाने हीले करने पड़ रहे हैं, किसी न किसी से जोड़ तोड़ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से खाना मिल जाए। तो ये कोई एक दिन की नहीं थी, सिर्फ जन्मदिन की दास्तान नहीं थी, ये वैकूम मोहम्मद बशीर की रोज की दास्तान थी। आपने बताया है कि हस्ब मामूल था, ये चीजें रोज डेली की मामूल के मुताबिक हो रही थी। जैसे कल था वैसा ही आज है और वैसा ही अगले दिन रहने वाला था। लाम उतना ही सिलसिला यहां पर बताया गया है। तो इस सबक के अंदर हम जन्मदिन का मुताला कर रहे हैं। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने वैकूम मोहम्मद बशीर की जिंदगानी के हवाले से और वैकूम मोहम्मद बशीर की तर्ज तहरीर की खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने सबक जन्मदिन का पहले हिस्से का मुताला किया है। यह सबक वक्त के हिसाब से चल रहा है। सुबह सवेरे से क्या क्या हो रहा है वो घड़ियों के हिसाब से बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 7 बजे क्या होता है, 8 बजे क्या होता है, 9 बजे क्या होता है। तो सुबह सवेरे जब मुसन्निफ उठे, तैयार हुए, उसके बाद से 11:30 बजे तक का मुताला हमने सबक के दूसरे हिस्से में किया है। सबक के तीसरे हिस्से में हम 2 बजे से रात को 10 बजे तक का मुताला करेंगे। सबक के अंदर मुसन्निफ जब रात हो जाएगी सोने की तैयारी करेंगे तब तक, जब तक हमारा सबक खत्म होगा, इस हिस्से के अंदर है। और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात के ऊपर मुनसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है 2 बजे से रात 10 बजे तक। जन्मदिन है ये मुसन्निफ का। इससे पहले बच्चों पिछले हिस्से के अंदर आपने देखा कि हमारे जो मुसन्निफ हैं सुबह से परेशान हैं, चाय का इंतजाम नहीं हुआ है, खाने का इंतजाम नहीं हुआ है, 2 बजने को आ गए हैं क्योंकि 2 बजे के करीब की रुदाद अब शुरू होने वाली है, लेकिन खाने का भी इंतजाम नहीं है। मिस्टर हामिद ने दावत दी थी लेकिन मिस्टर हामिद दावत देकर खुद भूल गए हैं और वो कहीं और चले गए हैं। मुसन्निफ गए मिस्टर हामिद के पास लेकिन थके हारे वापस अपने घर के ऊपर आ गए क्योंकि हम मिस्टर हामिद घर पे नहीं थे और वहाँ खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। रास्ते में आते हुए मिस्टर पी की दुकान पड़ती है जो एक अखबार के एडिटर हैं और मिस्टर पी के नाम से ही मुसन्निफ की तख्लीकात छपा करती हैं, मुसन्निफ की किताबें छपा करती हैं। मिस्टर पी की दुकान पर गए जहाँ मिस्टर पी उनको देखकर घबरा गए। यहाँ पर राज रखा गया था कि मिस्टर पी कौन है, खुलासा नहीं किया गया इस बात का, सिर्फ पी से उसको मुखातिब किया गया है। तो मिस्टर पी की दुकान के ऊपर गए तो वहां भी कुछ इनके लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ। थके हुए थे। मिस्टर पी सिर्फ 1 कप चाय मंगाते हैं और मुसन्निफ से पूछते हैं कि आप चाय पिएंगे, लेकिन मुसन्निफ वहां से इनकार करके अपने घर की तरफ आ जाते हैं। अब थके मांदे परेशान से हैं और अपने कमरे के अंदर लेटे हुए आराम कर रहे हैं। कोई तवक्को नहीं है, कोई अंदेशा नहीं कि कहां से खाना आएगा कहां से नहीं आएगा। चाय नहीं पीने की वजह से सरदर्द की शिद्दत बढ़ी हुई है। 2 बज गए हैं। मुसन्निफ कहते हैं मैं थका मांदा अपने कमरे में आराम कुर्सी पर पड़ा हुआ था। एक अजनबी औरत जो उम्दा कपड़े पहने हुई थी मेरे दरवाजे पर आई। वो किसी दूर दराज के इलाके से आई थी। उसका शहर सैलाब की वजह से तबाह हो गया था। कोई औरत इनके पास मदद मांगने आई है मुसन्निफ के पास। परेशान है, सुबह से भागा दौड़ी कर ली लेकिन खाने का और चाय का इंतजाम नहीं हो पाया है। अब थके मांदे अपने बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं, आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि इतने में ही एक खूबसूरत अजनबी औरत आती है और मदद दरियाफ्त करती है। कहती है कि मेरा शहर सैलाब में डूब गया है तो मेरी कुछ मदद कीजिए। मुसन्निफ जवाब देते हैं बहन मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। तो वो इतराते हुए कहती है ओह मेरे पास कुछ नहीं है। वो कोरा जवाब पाकर इठलाती हुई चली गई, क्या महक छोड़ गई। तो वो औरत भी मजाक के अंदाज में उससे कह के चली गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसी बात करते हो। जिस तरह से वो 2 जूते वाले ईसाई लड़के, खड़ाऊ वाले ईसाई लड़के हमारे मुसन्निफ का मजाक उड़ा कर गए थे। 3 बज गए हैं। अब अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूं तो उसमें क्या बात है। मेरी नकाहत इंतहा को पहुंच चुकी थी। अजब बेबसी का आलम था। नकाहत के माने बताया बच्चों मैंने आपको, कमजोरी। तो यहां पर वो कमजोरी है जो खाना नहीं खाने की वजह से मुसन्निफ के जिस्म के अंदर आ रही है। इंतहा को पहुंच गई है नकाहत, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं है और सरदर्द में भी आराम नहीं मिल रहा है। मुसन्निफ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और अजब बेबसी का आलम है। यहां बेबसी का आलम इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, ना तो कहीं से कर्ज मिलने की उम्मीद है और ना ही किसी से उधार कुछ सामान मिलने की उम्मीद है। होटल वाले ने इनको भेजा दिया वापस कि मैं आज तुम्हें बगैर पैसे दिए खाना नहीं दूंगा, तुम्हें पिछला जो बकाया है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारे लिए नया खाना मिलेगा, नई चाय मिलेगी। तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, बेबसी का आलम यहां पर मौजूद है। मैं किसके पास जाऊं? मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे थे, लेकिन किसी से कर्ज लेना अपनी खुददारी को मजरूह करना है। क्या मैं खुदकुशी कर लूं? मौत कैसी होगी? मजरूह यानी नुकसानदेह, जख्म पहुंचाना, अपनी
खुददारी को मजरूह करना नहीं चाहते, अपनी खुददारी के ऊपर आंच नहीं आना चाहते, ठेस नहीं देना चाहते। कई नाम सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, किससे पैसे मांगूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किसके आगे गिड़गिड़ाऊं कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैंने आज चाय भी नहीं पी है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कुछ मेरे लिए इंतजाम कर दीजिए। लेकिन नहीं होता है इंतजाम, तो खुद अपने आप में सोच रहे हैं कि ऐसी जिंदगी किस काम की। ये जिंदगी के 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से नसीब नहीं हो रही, जो परेशानियों के अंदर मैं घिरा रहता हूं, तो ये जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं है। इस जिंदगी से अगर मैं मर जाऊं तो मौत कैसी होगी। ये जहनी कशमकश चल रही है बच्चों। जदीदियत और जदीद अफसाने जहनी कशमकश के ऊपर, इंसानी जज्बातों के ऊपर, इंसानी मसलों के ऊपर मुबनी होते हैं। तो ये उसी तरह की कहानी है। तो सोच रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो कैसा रहेगा, मुझे कम से कम सुकून तो मिल जाएगा। 3:30 बज गए हैं, मेरी जुबान लड़खड़ा गई। काश मैं अपने आप किसी समंदर के ठंडे पानी में डूब सकता। इस हालात में पड़ा हुआ था कि मुझे कुछ एडिटरों के खत मिले। उनका मुतालबा वापसी डाक में कहानियां मांगने का था। खतूत को एक तरफ फेंक कर मैं बेबसी से पड़ा रहा, क्योंकि जो हमारे मुसन्निफ हैं ये बहुत नामवर मुसन्निफ हैं, अपनी तख्लीकात के लिए जाने जाते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, अफसाने लिखते हैं। तो जो अखबारों के एडिटर हैं वो भी इनसे मुतासिर हैं, इनके लिए ख़त लिख रहे हैं कि हमें कहानियां भेजिए अपनी। जैसे मिस्टर पी ने कहा था कि तुमने मुझे अपनी किताब नहीं दी, शाये करने के लिए अपनी किताब मुझे दीजिए, तो यहाँ भी आ गए हैं। लेकिन इस वक्त वो किताबें, वो कहानियां, वो किस्से अहम नहीं है। इस वक्त अहम भूख है, इस वक्त अहम प्यास है। ये शिद्दत बता रहे हैं कि आज़ादी के मतवालों को किस तरह से गुजरना पड़ रहा है। जो किताबें लिख रहे हैं, अखबारात के अंदर अपनी कहानियां वगैरह लिख रहे हैं, वहां पर जो एडिटर हैं वो उनसे पैसों के बारे में नहीं पूछ रहे कि कितने ज़रूरत है आपको, क्या आपकी ज़रूरियात हैं। सिर्फ उनकी तख्लीकात मांग रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। उनकी मदद करने के बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा। बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्ले का मुलाजिम माचिस मांगने आया। मैंने उसे पानी का गिलास मंगवा कर पिया। मालिक, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? लड़का जानना चाहता था। जो उनकी बिल्डिंग के अंदर बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्ले रहते थे, जो बैंक के अंदर मुलाजिम थे, कृष्णा पिल्ले का नौकर इनके पास आया, जो एक मासूम लड़का था। आकर पूछता है कि मालिक माचिस दे दीजिए। माचिस देते हैं और उससे पानी का गिलास मंगवाते हैं, क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं है, कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चक्कर से आ रहे हैं, गिर पड़ने का डर है। तो उस लड़के से पानी मांग कर पानी पिया। तो लड़के ने कमजोरी देखी, इस तरह की हालत देखी कि आंखें गिर रही हैं, पड़े हुए हैं मालिक, और कुछ होश सी नहीं नजर आ रही। तो पूछा कि मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसा क्या हो रहा है, ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मालिक ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुसन्निफ ने कि मैं ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। तो फिर क्या आपने खाना नहीं खाया है? जवाब देते हैं, नहीं। क्यों नहीं खाया? लड़का मासूम इसे सवाल और जवाब किए जा रहा है। उसको भी अंदाजा है कि इन्होंने खाना क्यों नहीं खाया है। वो परेशानी देखता है, इनके खराब हालात देखता है। कमजोरी देखकर लड़का परेशान हो गया, पूछता है कि क्या हो गया, कुछ बीमार हो, तबीयत खराब है? मुसन्निफ कहते हैं, नहीं तबीयत खराब नहीं, बस ऐसे ही आराम कर रहा हूं। लड़का खामोश नहीं होता, फिर बोलता, खाना नहीं खाया क्या आपने, इतने कमजोर नजर आ रहे हो? मुसन्निफ को अब झूठ नहीं बोला जाता, कहते हैं कि नहीं, खाना नहीं खाया। लड़का तब भी नहीं छोड़ता, अब पूछता है, खाना क्यों नहीं खाया? क्या जवाब दें उसको, खाना क्यों नहीं खाया? बच्चे का मासूम चेहरा, काली आंखें, काले धब्बे लगा हुआ कपड़ा जिसे वो पहने हुए था, वो जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आहिस्ता से पुकारा, मालिक। क्या जवाब दें? जवाब देने के लायक कुछ लफ्ज ही नहीं है। क्या उससे यह कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया? या उससे यह कहा जाए कि मुझे कर्ज देने वाले अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे कोई कर्ज नहीं दे रहा है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया? या यूं कहा जाए कि पास वाले होटल ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया है, इस वजह से मैंने खाना नहीं किया? कोई लफ्ज अब मुसन्निफ के पास नहीं है। तो इससे बेहतर ही उन्होंने अपनी खामोश होने को जाना। खामोश हो गए और आंखें बंद करके और आराम कुर्सी के ऊपर पड़े रहे। लेकिन वो लड़का छोड़ने वाला नहीं था। उस लड़के ने फिर झिंझोड़ा, मालिक। क्या कहता है? मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे पास 2 आने हैं। तो उसने झेपते हुए कहा, अगले महीने मेरे घर जाने से पहले आप ये पैसा वापस दे दें। लड़का समझ गया मुफलिसी क्यों। यही होती है हसासियत, दूसरों के दुख दर्द को एहसास कर लेना, महसूस कर लेना। जरूरत के वक्त वही काम आते हैं जो एहसास रखते हैं।
दूसरों की परेशानी को पहचान लेते हैं कि इस वक्त इसको मेरी बहुत सख्त जरूरत है और उस वक्त मदद की नहीं पहुंच जाए, तो वो फरिश्ते से कम नहीं होता। ये लड़का पूछ रहा है कि मालिक आपने खाना क्यों नहीं खाया, मालिक जवाब नहीं देते हैं, खामोश हो जाते हैं। लड़का झिंझोड़ता है कि मालिक आंखें तो खोलो। उन्होंने आंखें खोला तो बगैर कुछ कहे कहता है कि मेरे पास 2 आने रखे हुए हैं और वो अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं गांव जाऊं तब मुझे दे देना। यूं नहीं कह रहा है कि मैं आपको उधार देना चाहता हूं, आप आपके हैं, आप रख लो, मैं गांव जाऊं तब मुझे वापस दे देना घर जाने से पहले। मैं उसकी बात से बहुत मुतासिर हुआ और मुतासिर होने वाली ही बात थी। एक छोटे बच्चे का जज्बा यहां पर दिखाया गया है कि वो किस तरह से खिदमत के अंदर लगा हुआ है, किस तरह के ख्यालात और किस तरह की हमदर्दी उस छोटे से बच्चे के दिल के अंदर भरी हुई है, वो काबिल तारीफ यहां पर बताई गई है। तो मुतासिर हुए उससे। ले आओ, मैंने कहा। मुसन्निफ कहते हैं कि चलो ले आओ, कोई बात नहीं, क्योंकि इंतजाम करना जरूरी था जिंदा रहने के लिए। बगैर खाने के जिंदा नहीं रहा जाता इंसान से। मुसन्निफ कहते हैं कि ले आओ, और वो लड़का तो उनसे भी आगे था, उनके कहने से पहले ही निकल गया था वो लाने के लिए पैसे। मेरी बात पूरी तरह से सुने बगैर वो चला गया। ले आओ और कुछ कहना चाहते थे उसके बाद, उससे पहले ही वो निकलकर चला गया, इतनी जल्दी में था। यानी मदद का जज्बा देखिए उस लड़के का कि कितनी फुर्ती से, कितनी खूबसूरती से उनकी मदद करना चाहता था। अब वो बैठे हुए हैं, लड़का भी पैसे लेकर नहीं आया है कि इतने में उनके दोस्त आ जाते हैं। उसी वक्त मेरा दोस्त गंगाधर आ गया। वो सफेद खादी की धोती और सफेद खद्दर का जुब्बा पहने हुए था। उसके कंधे पर नीले रंग की शॉल पड़ी हुई थी। ये भी जंग आज़ादी के कारकुन थे, इनकलाब के हामी थे, बगावत के हामी थे। जगह जगह घूमकर मजदूरों को, किसानों को बेदार कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तैयारियां कर रहे थे। तो जिस तरह के हमारे मुसन्निफ थे, उसी तरह के इनके दोस्त थे। इनके दोस्त को पता है कि मुसन्निफ का घर यहां पर है, इस जगह पर रुके हुए हैं। वो खामोशी से इनके यहां पर घर पर आ गए। गंगाधर उनका नाम बताया गया है मुसन्निफ के दोस्त का, और उनका हुलिया बताया गया है कि वो सफेद खादी की धोती और सफेद खद्दर का जुब्बा पहने हुए थे, जबकि वो भी गरीब थे, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे, शानदार, चमकीले कपड़े पहने हुए थे। मुसन्निफ समझ गए कि ये कपड़े भी इसके नहीं है, ये भी किसी से मांग कर लेकर आया है। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। मुझे आराम कुर्सी पर बेताल्लुक सा पड़ा देखकर उस नेता ने मुझसे कहा, तुम तो बड़े बुर्जुआ हो गए हो। आ गया अंदर संजीदगी से, और जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे आराम कर रहे थे। अभी गंगाधर को यह पता नहीं कि मुसन्निफ की क्या हालत है, क्यों इस तरह से पड़े हुए हैं आराम की हालत में। नए कपड़े पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, धोती नहीं पहन रखी है, नहाए धोए तैयार हुए कुर्सी के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई बुर्जुआ हो। बुर्जुआ कौन होते हैं बच्चों? बुर्जुआ होते हैं सरमायादार, फैक्ट्रियों के सामान के मालिक, जो सरमाए को अपनी जेर समझते हैं, अपने नीचे समझते हैं, मजदूरों को अपने नीचे समझते हैं, किसानों को अपने नीचे समझते हैं, वो बुर्जुआ कहलाते हैं। बुर्जुआ के सामने किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जिनकी उनसे लड़ाई चलती रहती है। तो ये बुर्जुआ दौलतमंद लोगों को कहा जाता है, मालों सरमाए के मालिकों को कहा जाता है। तो ये इस तरह से पढ़ा हुआ देखा जब मुसन्निफ को, तो वो कहते हैं तुम तो बड़े बुर्जुआ हो रहे हो, तुम तो बड़े सरमायादार हो रहे हो, बड़े दौलत और जर के मालिक हो रहे हो, जिस तरह से तुम पढ़े हुए हो। ये बात सुनकर अगरचे मेरा सर चकरा रहा था, फिर भी मैं हंस पड़ा। मुसन्निफ अपने लिए कह रहे हैं कि हंसने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसने मेरे पहनने के ऊपर, मेरे बैठने के ऊपर, मेरे लेटने के ऊपर तंज किया है, जिस अंदाज में मैं लेटा हुआ था, और अजीज दोस्त था। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं मुस्कुरा पड़ा उसकी बात सुन के। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि ये नेता जो कपड़े पहने हुए हैं किसके हैं। मेरी बातनी आंखों के सामने अपने हर जानने वाले कौमी कारकुन की तस्वीर गुजर रही थी। अब उनको ये पता चल गया है मुसन्निफ को कि ये जो गंगाधर कपड़े पहनकर आया है, गंगाधर को नेता कहते हैं ये, कि नेता जो कपड़े पहनकर आया है, ये कपड़े इसके तो नहीं है, ये भी किसी न किसी के मांग कर लाया है। तो मुसन्निफ खुद सोचने लगे, उससे नहीं पूछा भी कि किसके कपड़े हैं, खुद अपने ही आप सोच रहे हैं कि किसके कपड़े हैं। जितने भी जानने वाले इनके हैं, जिनको मुसन्निफ भी जानते हैं और जिनको गंगाधर भी जानता है, मुसन्निफ उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये उनके कपड़े हो सकते हैं, या उनके हो सकते हैं, या उनके हो सकते हैं, किसके कपड़े लेकर ये पहन कर आए हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? गंगाधर ने पूछा, क्योंकि मुसन्निफ कपड़े देखकर और हंस रहे थे, कि सोच रहे थे कि किसके कपड़े पहन कर आए हैं। तो उनकी हंसी का सबब पूछ रहा है गंगाधर कि हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटे, तुम्हारे हुलियों को देखकर हंसी आ गई।
अजीज दोस्त है और अजीज दोस्तों में मजाक चलता ही रहता है, अजीज दोस्तों के अंदर हंसी मजाक होता रहता है। तो अब बेटे कह रहे हैं उसको, वो कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर, वो कपड़ों को देख रहे थे। तो वो बोले तुम्हारे हुलिये को देखकर हंस रहा हूं बेटे, मजाक बंद करो और मेरी बात सुनो। एक बड़ी परेशानी आ पड़ी है, करीब 3000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी, वो 1.5 हफ्ते से भूखे मर रहे हैं, ये मुसीबत बढ़ सकती है। हड़ताल की खबर दे रहे हैं, 1500 मजदूर हैं, करीब 3000 मजदूर हैं और 1.5 हफ्ते से उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया है, भूखे मर रहे हैं और उनके खिलाफ सरकार खड़ी हुई है, हुकूमत उनके खिलाफ है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है, उनको इनकलाब के लिए तैयार करें, उनको हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए हमें। तो ये कहते हैं क्या बात है, अखबारों में तो मैंने खबर नहीं पढ़ी। तो जवाब देते हैं गंगाधर, अखबारों में इस खबर के अशात पर पाबंदी लगा दी गई है, ये अच्छी बात है। उसके बारे में मुझसे क्या चाहते हो? इस सिलसिले में एक जलसा हो रहा है, मैं उसका सदर हूं, वहां कश्ती से पहुंचने के लिए 1 आने की जरूरत है, आज मैंने कुछ नहीं खाया। देखो गंगाधर की भी यही हालत है जो मुसन्निफ की हालत है। मुल्क के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया है, वतन के लिए सब कुछ अपना छोड़ दिया है, बर्बाद हो गए हैं, लेकिन मुल्क की मोहब्बत को अपने दिल से कम नहीं आने दिया है, लोगों की खिदमत के जज्बे को अपने आप के अपने दिल से कम नहीं होने दिया है। कुछ भी नहीं है, सुबह से खाना नहीं खाया है, लेकिन भागते दौड़ते अच्छे कपड़े पहनकर दिखाने के लिए, नए कपड़े पहनकर और फिर मदद का जज्बा लिए आगे बढ़ रहे हैं। 3000 मजदूरों की हड़ताल हो गई है, 1.5 हफ्ते से उन मजदूरों ने कुछ नहीं खाया है, फाके उनके यहां पर हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए भागे चले आ रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। वहां पर जलसा हो रहा है, उस जलसे में जाने के लिए 1 आना चाहिए, वो 1 आना भी इनके पास नहीं है और सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेकिन जज्बा देखिए आप, कौम की मदद का जज्बा, मुल्क की खिदमत का जज्बा। कुछ नहीं है लेकिन वही लगे हुए हैं कि हम मुल्क की खिदमत करना कम नहीं करेंगे, मुल्क को इस हालात में, खराब हालात में नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने भी, आज गंगाधर ने भी कुछ नहीं खाया है, तो मुसन्निफ के पास मदद लेने आए हैं कि आज मैंने कुछ नहीं खाया है, वहां जाने के लिए 1 आना चाहिए, कुछ इंतजाम कर दो कि मेरे खाने का इंतजाम भी हो जाए और मैं वहां पहुंच भी जाऊं। मुसन्निफ के पास उम्मीद लेकर आए हैं, कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। तो मुसन्निफ जवाब देते हैं हंसते हुए, कहते हैं बेटे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कई रोज से मेरे मुंह में खील तक नहीं गई है, कई दिन हो गए मुसन्निफ को भूखे रहते हुए, खाना नहीं मिला है, खील यानी एक खेरा भी, चावल का एक खेरा भी इनके मुंह के अंदर नहीं गया है। तो कहते हैं बेटे बिल्कुल ठीक है, मुझे भी मालूम है कि तुम भी भूखे हो और तुम्हें वहां जाने के लिए रुपये भी चाहिए और तुम काम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, उन मजदूरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें मदद, कहां से करें मदद? तुम्हें बता दूं कि तुम कह रहे हो तुमने आज खाना नहीं खाया है, तो मुझे तो कई दिन हो गए भूखे मरते हुए, एक निवाला मेरे मुंह के अंदर नहीं गया है, एक चावल का सूखा टुकड़ा मेरे मुंह के अंदर नहीं गया है। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, फिर भी देखते हैं, थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि मुसन्निफ को अभी उम्मीद है उस बच्चे को, इन्होंने कहा है कि ले आओ, बच्चे ने कहा था कि मेरे पास 2 आने हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए, ये रख लीजिए और फिर मैं जाऊंगा तब मुझे वापस दे देना। तो मुसन्निफ ने बच्चे को भेजा है 2 आने लेने के लिए। इसी बीच में गंगाधर यहां पर आ गए हैं जो मुसन्निफ के दोस्त हैं, कहते हैं कि एक परेशानी आ पड़ी है, 3000 के करीब मजदूर हैं जो फाका कशी हो रही है, जो हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी मदद करनी है, उनके पास जाना है, उनको समझाना है, सरकार से उनके लिए बात करनी है, लेकिन उस जलसे में जाने के लिए नाव से रास्ता पार करना पड़ता है। अब नाव में जाने के लिए 1 आना चाहिए, 1 आना मेरे पास नहीं है, कैसे मैं जाऊं? तो तुम मेरे साथ चलो या तुम मेरी मदद करो। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने भी कई दिन से फाका कशी कर रखी है, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है तुम यहां पर बैठो। और बता देते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन इस तरह से गुजर रहा है। फिर गंगाधर मजदूरों, कौमी कारकुनों और गवर्नमेंट के बारे में बोलने लगा और मैं अखबार के एडिटरों और अदीबों के बारे में जिक्र करता रहा। इसी दौरान मुलाजिम लड़का वापस आया, मैंने उससे 1 आना लिया और चाय, बीड़ी और डोसा वगैरह लाने को कहा। वो चाय और चंद बीड़ियां, एक डोसा जो छोटा सा पापड़ लग रहा था ले आया। किसी अमेरिकी अखबार का कागज का टुकड़ा जिसमें डोसा लिपटा हुआ था, उस पर एक तस्वीर छपी हुई थी जो मेरी तवज्जो का मरकज बन गई। मैं और गंगाधर डोसा खाने लगे। इस तरह से उनके मुंह के अंदर कुछ गया है।
सुबह से इंतजार कर रहे थे कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उस नौकर लड़के ने जो इनके लिए खिदमत की है उसकी वजह से इनको खाने के लिए मिला, उसका एहसानमंद ये बन जाते हैं। तो ले आया लड़का, 2 आने ले आया, एक आना मुसन्निफ ने अपने पास रखा जो बाद में गंगाधर को दे दिया जाएगा, और एक आने के अंदर दोनों के लिए चाय मंगवाई, डोसा मंगवाया खाने के लिए, और कुछ बीड़ियां मंगवाई जिसके जरिए ये आपस में पीते पीते बीड़ियां पीते हुए बात करेंगे। तो खा लिया इन्होंने, और एक अखबार का टुकड़ा भी उसके साथ आया है जिसके अंदर डोसा लिपटा हुआ था। वो अखबार उनकी तवज्जो का मरकूज बन गया क्योंकि उसके ऊपर कुछ इबारत लिख रही थी और कुछ तस्वीरें ऐसी बनी हुई थी जिनके लिए मुसन्निफ पढ़ेगा, उनको देखेगा, वो आगे आएगा किस्सा। एक गिलास पानी पीकर चाय पी और बीड़ी जलाई और एक आना गंगाधर को दे दिया। चलते वक्त उसने मजाकन मुझसे कहा, आज आपका जन्मदिन है ना, क्या आप दुनिया के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? मजाक कर रहे हैं गंगाधर, क्योंकि लगाव है एक दूसरे से, अजीज दोस्त हैं, दोनों जंग आज़ादी के अंदर लगे हुए हैं, दोनों अजीम मिशन के ऊपर लगे हुए हैं और ख़ास दोस्त हैं। तो फिर मजाक कर रहे हैं कि आज आपका जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर आप दुनिया के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मुसन्निफ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो कहते हैं हाँ बेटा, इनकलाब से मुताल्लिक एक पैगाम है। गंगाधर कहते हैं मुझे बताओ। कहते हैं मुसन्निफ, हर जगह इनकलाब के शोले भड़का दो, मौजूदा समाजी निज़ाम को जलाकर राख कर दो और एक नई दुनिया पैदा कर दो। मौजूदा समाजी निज़ाम कौन सा? जहां पर इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इंसान इंसान को जीने नहीं देना चाहता है, इंसान इंसान की मदद नहीं करना चाहता है, उस समाजी निज़ाम को जलाने की बात कर रहे हैं, उस समाजी निज़ाम को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, जहां पर एक तबका तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है और एक तबका बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। उस अमीर और गरीब की खाई को पाटने की बात हो रही है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। बोले ऐसा मुल्क बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ कि जहां पर सभी बराबर रह सकें, सभी बराबर बन सकें, ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, दोनों बराबर हो, सबके पास सरमाया हो, सबके पास दौलत हो, सबके पास ज़र हो। तो ये कहते हैं हर जगह इनकलाब के शोले भड़का दो, यानी हर दिल के अंदर इनकलाब जलेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो पाएगा, तभी हमें इस निज़ाम से आज़ादी मिल पाएगी, इस कानून से आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल पाएगी। तो सबको जगा दो, सबको बेदार कर दो और साथ ही इस मौजूदा निज़ाम को भी जला कर रख दो। यानी लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं है, लड़ाई मौजूदा निज़ाम से भी है, मुआशरे की हालत से भी है, बुराइयों से भी लड़ाई है। हर जगह लड़ाई का पैगाम दे रहे हैं कि सबसे हमें लड़ना है और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो एक नई दुनिया पैदा करो। एक नई दुनिया कौन सी? मोहब्बत की दुनिया, हमदर्दी की दुनिया, इसार की दुनिया, जहां सब भाई बनकर रहें, जहां सब अजीज बनकर रहें। ऐसी दुनिया की बात मुसन्निफ यहां पर कर रहे हैं। गंगाधर हंसते हैं, बहुत अच्छा, ये पैगाम मजदूरों तक पहुंचा दूंगा। और फिर इस बात को ये सीरियसली लेते हैं, संजीदगी से कहते हैं कि ठीक है, अब मैं दुनिया में तो नहीं फैला सकता इस पैगाम को, मैं जिस मजदूरों के जलसे में जा रहा हूं उस जलसे में जरूर ये पैगाम आपके नाम से पढ़कर सुनाऊंगा कि आपने ये पैगाम मेरे जरिए भेजा है। गंगाधर तेजी से चला गया। मैं मुतअद्दिद कौमी कारकुनों और अदीबों के बारे में सोच रहा था, ये सब लोग किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। लेट कर सोचते सोचते मैंने अखबार का वो टुकड़ा उठाया जिसमें डोसा लिपटा हुआ था। अब इसके बाद जब गंगाधर चले गए तो फिर संजीदा हो गए हैं और अब हालत सोच रहे हैं, क्योंकि गंगाधर भी भूखा था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन जज्बा उसका देख रहे थे कि भागते भागते आया और वहां जाने के लिए पैसे वगैरह का इंतजाम करके निकल गया। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो कौमी तंजीमों के अंदर लगे हुए हैं, कौमी तहरीक के अंदर, आज़ादी की तहरीकों के अंदर लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी क्या सभी की इसी तरह गुजर होती है? क्या सभी के इसी तरह फाके होते हैं? बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, फाकों के अंदर जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, भागते दौड़ते अपने वतन से दूर जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। क्योंकि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता था, उसको सख्त सजाएं दी जाती थी, उसकी जमीन जायदाद, उसकी दौलत जब्त कर ली जाती थी, उसको जेल में डाल दिया जाता था, काफी सालों तक उसको जेल में रखा जाता था, परेशान किया जाता था, वहां पर तरह तरह से सताया जाता था, और जो हद से आगे बढ़ जाता था तो उसको कत्ल भी कर दिया जाता था, सजाए मौत उसको दे दी जाती थी, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था।
बहुत बुरे हालात थे और उन हालात से निकलने का यही तरीका था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा दिया जाए, उनके निज़ाम को बदल दिया जाए और हमारा कानून नाफिज कर दिया जाए, हमारे कानून के मुताबिक दुनिया चले, हमारे कानून के मुताबिक हम चलें। और इसीलिए ये सभी लोग लगे हुए थे। परेशानियां हो रही थी, दिक्कतें इनको सामने आ रही थी, भूखे इनको सोना पड़ रहा था, इनके बच्चे परेशान हो रहे थे, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद से पीछे नहीं हट रहे थे। भूखे रहकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, भूखे रहकर गोलियां खा रहे थे, सामना कर रहे थे। जहां जहां अंग्रेजों के खिलाफत इनको करनी थी वहां ये मौजूद रहते थे और सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुआ करते थे। तभी तो हमें आज़ादी मिली है। हमारी आज़ादी इतनी सस्ती आज़ादी नहीं है। बहुत सारे जाबाजों ने अपनी जान दी है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारी आज़ादी के लिए दी गई हैं, तब जाके हमें यह आज़ादी नसीब हुई है, तब जाके हम इस आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं। तब ही मैंने देखा कि मालिक मकान गुस्से के आलम में दरवाजे से मेरी तरफ आया है। अब पहले तो उनके बारे में सोचा, आज़ादी के कारकुनों के बारे में, और सोचते सोचते वो जो अखबार डोसे के साथ आया था, अमेरिकी अखबार था और उसके ऊपर कुछ तहरीर और इबारत लिखी हुई थी, तस्वीर बनी हुई थी, उस अखबार को मुसन्निफ देखते हैं कि इतने में उनको मकान मालिक आता हुआ नजर आ जाता है। मकान मालिक जो तगादा करने आ रहा है, जो सबसे हकीर समझता है मुसन्निफ को, सबसे कमजोर समझता है, क्योंकि मुसन्निफ वक्त के ऊपर किराया नहीं देते हैं, किराया कम भी देते हैं और किराया देर से भी देते हैं। तो गुस्से के अंदर इनके पास आ रहा है। तभी देखा कि मकान मालिक गुस्से के आलम में दरवाजे से मेरी तरफ आया। मैं शशोपंज में था कि उससे क्या बहाना करूंगा, क्योंकि पैसा अभी भी नहीं है, वो किराया मांगने आया है। 8 आने मकान का किराया है और 2 आने के अंदर तो इन्होंने भी खाने का इंतजाम किया है, तो पैसा कहां से लेकर आए। तो उलझन में थे शशोपंज, यानी उलझन में थे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो बहाना करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं तस्वीर देखने लगा। जो हाथ में अखबार था उसकी तरफ तवज्जो कर ली, ध्यान ही नहीं दिया कि वो आते हैं नहीं आते, क्या कहता है मकान मालिक। तस्वीर में एक ऐसा शहर था जो फलकबोस इमारतों से भरा हुआ था। अब वो अखबार जो हाथ में था उसको देखने लग गए, उसका बता रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं उस तस्वीर में क्या था। तो उसमें एक शहर की तस्वीर थी जो फलकबोस इमारतों से भरा हुआ था। फलकबोस, फलक को बोसा देने वाली गगनचुंबी इमारतें इनको कहते हैं, वो इमारतें मौजूद थी उस फोटो में। उन इमारतों के दरमियान एक आदमी सर उठाए आहनी जंजीरों से बंधा हुआ जमीन पर खड़ा था। इमारतें थी बड़ी बड़ी और इमारतों के बीच में लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी ऊपर सर उठाए देख रहा था, उन जंजीरों से शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ था। लेकिन वो ना तो जंजीरों की तरफ देख रहा था और ना ही जमीन की तरफ देख रहा था। वो बहुत दूर सितारों से परे लामहदूद खला में शुआएं बिखेरते हुए रोशनी के एक बड़े मुंबई की तरफ देख रहा था। उसके पैरों में एक खुली किताब रखी हुई थी। ये तस्वीर आपके सामने बता दी गई है कि जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी खड़ा हुआ था, फलकबोस इमारतों के बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन ना तो वो अपनी जंजीरों को देख रहा था, ना वो जमीन की तरफ देख रहा था। पैरों में उसकी किताब भी रखी हुई थी, लेकिन उसकी नजर आसमान के ऊपर थी। वो आसमान के अंदर रोशनी बिखेरते हुए एक मुंबई की तरफ देख रहा था, एक रोशनी के सोते की तरफ देख रहा था जहां से रोशनी निकल रही थी, यानी वो उम्मीद फूट रही थी। तो जो कदमों में किताब रखी हुई थी उसके खुले 2 सफ़हात पर दर हकीकत बनी हुए इंसान की तारीख लिखी हुई थी। उस किताब के अंदर जो सफ़हात खुले हुए नजर आ रहे थे उनके ऊपर इंसान की तारीख लिखी हुई थी कि इंसान ने किस तरह से तरक्की की। उसके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं, उसके आसपास फलकबोस इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी बड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी उन परेशानियों से, उन जंजीरों से उसने हार नहीं मानी और नजर आगे की तरफ रखी, हमेशा आगे बढ़ने की कुव्वत रखी, हमेशा आगे बढ़ने की ताकत रखी। तो वो तहरीर इस तरह थी, हालांकि वो जमीन पर जंजीरों से बंधा था, लेकिन उसकी नजरें आसमान में जमा व मकान से मावरा मुस्तकबिल में होने वाली शानदार तरक्की पर थीं। वो छोटी सी तहरीर लिखी हुई थी, वो बताया गया है कि जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आसमान में थी। कहां थी? जमाओ मकान से मावरा, मावरा यानी परे, दूर, जमाओ मकान से दूर मुस्तकबिल में होने वाली शानदार तरक्की पर थी। क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान जरूर तरक्की करेगा, और इंसान बच्चों कभी हारता नहीं है, इंसान की कभी हार नहीं हुई है। इतने सख्त मौसम गए हैं, इतने सख्त हालात निकल गए हैं, बड़े बड़े जल्लाद आए, बड़े बड़े शैतान आए, बड़े बड़े नमरूद आए, लेकिन इंसान को कोई नहीं झुका सका, इंसान को कोई खत्म नहीं कर सका।
बड़े बड़े तूफान इस दुनिया में आए और चले गए, मौसम में खूब तब्दीलियां हुई, कभी ज़मीन जल जाती थी, कभी ज़मीन बर्फ से बन जाती थी। लेकिन जब इंसान आगे बढ़ना था, तरक्की करनी थी, हर तरह की चीज़ों के अंदर ये तरक्की करता गया। इंसान ने कभी हार नहीं मारी, इंसान कभी नहीं हारा। हाँ, एक फर्द की हैसियत से हार हो सकती है, लेकिन कौम, इंसान के नाम से हार कभी नहीं हुई। इंसान हमेशा जीता है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जुस्तजू करनी है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो हार कभी भी नहीं होती। तो अपनी होने वाली शानदार तरक्की की तरफ उस तस्वीरी आदमी की सूरत थी। वो देख रहे थे कि इतने में मकान मालिक पास आ गया। मकान मालिक कहता है, कहिए जनाब। मकान मालिक ने सर्द मेहरी के साथ कहा। सर्द मेहरी है बच्चों, बेमुरव्वत। मकान मालिक ने बेमुरव्वत के अंदाज में मुसन्निफ से बात की है, जलील करने के अंदाज में, क्योंकि इसको भी पैसे चाहिए मकान मालिक को। इसको ये नहीं पता कि किस तरह मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि नाम बदल कर रह रहे हैं, भेष बदल कर रह रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाए इसने अपनी पहचान छुपा रखी है। लेकिन यहां पर मकान मालिक को हमदर्दी दिखानी चाहिए थी कि किराएदार से, कि अगर नहीं दे पाता है तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ये बेइज्जती करते हैं, यहां पर बेमुरव्वती के साथ पेश आते हैं। कहते हैं कि आज आप किराया अदा कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे अब तक मेरा पैसा नहीं मिला है, चंद रोज में जरूर अदा कर दूंगा। ये बात सुनकर मकान मालिक को गुस्सा आ जाता है। मकान मालिक कहता है, ऐसी जिंदगी किस काम की? उसने पूछा, मकान मालिक ने, कि जो तुम जिंदगी जी रहे हो, किस काम की तुम्हारी जिंदगी है? ना तुम्हें वक्त के ऊपर खाना मिलता है, ना वक्त के ऊपर तुम्हें चाय पानी का इंतजाम कर पाते हो, ना अपने कोई शौक पूरे कर पाते हो, ना मकान का किराया वक्त के ऊपर दे पाते हो। तुम करते क्या हो? किस तरह की जिंदगी जी रहे हो? और ऐसी जिंदगी तुम्हारी जीने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। क्यों जीते हो जिंदगी? इससे बेहतर तो तुम कहीं जाकर मर जाते। ये बात सुनकर मुसन्निफ को सदमा पहुंचता है। ये बात सही थी, ऐसी जिंदगी किस काम की? क्योंकि इसको सच्चाई पता नहीं है मकान मालिक को कि किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी देकर ये यहां पर छुपे हुए हैं, यहां पर आए हुए हैं। लेकिन उसने कह दिया कि ऐसी जिंदगी किस काम की। अब मुसन्निफ हसास हैं, एहसास कर रहे हैं हर बात का। यहां भी इनको एहसास हो रहा है कि ठीक ही तो कह रहा है, ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपने लिए खाने का इंतजाम ना कर सके, अपने लोगों को खुशियां ना दे सके, दर बदर होकर भटक रहे हैं। किस काम की जिंदगी हम जी रहे हैं? 3 साल पहले मैं इस इमारत में आया था। अब मकान मालिक बताते हैं कि 3 साल पहले मैं इस इमारत में आया था। मैंने बावर्ची खानों की मरम्मत कराई थी, उनमें से हर एक खासे अच्छे किराए पर उठा हुआ है। अब मैंने चौथा स्टोर रूम बना दिया है, तब वो मुझसे ये कहता है कि ज्यादा किराए पर उठा सकता है। मकान मालिक पहले तो बताता है कि 3 साल पहले यहां पर आया था और मैंने देखो कि इस मकान को 3 साल पहले लिया और उसके बाद कई कमरे मैंने मरम्मत करा दिए, तैयार करा दिए और अच्छे किराए के ऊपर उठा दिया है। ये स्टोर रूम है, इसकी भी मैंने मरम्मत करा दी है। अब तुम अगर किराया टाइम पर नहीं दोगे तो मैं तुमसे ज्यादा किराए के ऊपर इस स्टोर रूम को भी दे सकता हूं। कहते हैं मुसन्निफ कि तब वो मुझसे ये कहता है कि ज्यादा किराए पर उठा सकता हूं। अगर मैं उसका ज्यादा किराया नहीं दे सकता तो मैं उसको खाली कर दूंगा। कहना चाह रहे हैं मुसन्निफ से कि तुम्हें ये मकान खाली करना पड़ेगा। और मुसन्निफ भी ये कह रहे हैं कि अगर मैंने उसको ज्यादा किराया नहीं दिया तो ये मुझसे ख्याली करवा लेगा, मुझे कोई मेरी जगह ही किसी और को यहां पर रख देगा। मुसन्निफ कहते हैं, नहीं, मैं इस कमरे को खाली नहीं करूंगा, मैं इसी कमरे में रहूंगा और इतना ही किराया दूंगा। वो चले गए। 4 बजे का वक्त हो गया है। मैं इस मुल्क से उकता गया हूं। इस शहर में दिलचस्पी की कोई चीज नहीं है। मुझे यहां वही दुकानें, वही सड़कें और वही चेहरे नजर आते हैं और वही बातें सुनने में आती हैं। मैं एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता। 4 बजे करीब घर से बाहर आए हैं टहलने के लिए, वहां पर आए हैं तो अब सभी चीजें जानी पहचानी सी हो गई हैं। काफी दिन से इस शहर के अंदर रह रहे हैं तो अभी कहते हैं कि मैं इस शहर से उकता गया हूं। वही दुकानें हैं, वही चीजें हैं, वही लोग हैं। कोई दिलचस्पी का सामान इस शहर के अंदर नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मैं लिखूं। कोई नई चीज यहां पर मौजूद नहीं है। तो बेहतर यह है कि मैं ये शहर छोड़ दूं। इसी कश्मकश में शाम के 6 बज गए हैं। अब शाम सुहानी थी। डूबता सूरज खून के एक ऐसे गोले की तरह लग रहा था जैसे समुद्र ने निगल लिया हो। आसमान के मगरिब में सुनहरे बादल छाए हुए थे। समंदर बेकरां नजर आ रहा था। नजदीक ही लहरें मारती हुई झील थी। उसका साहिल कितना पुरसुकून था। मन चले नौजवान सिगरेट पीते हुए चहलकदमी कर रहे थे।
नौजवान औरतें शानदार साड़ियां पहने हुए दूसदीदा निगाहों और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ वहां आराम कर रही थी। दिल लुभाने के लिए इश्किया फिल्मों के गीत भी सुने जा सकते थे। फजा में फूलों की भीनी महक घुल गई थी, लेकिन मेरा दिल डूबा जा रहा था। शाम को 6 बजे का मंजर पेश कर रहे हैं। समंदर के किनारे टहलने के लिए चले गए हैं। 4 बजे से ही बाहर हैं। शहर में इनको कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जहां इनका मन लगे, तो ये समंदर के किनारे आ गए हैं। वहां के इन्होंने बयान किया और बड़ी खूबसूरती के साथ नज़ारे पेश किए कि डूबता हुआ सूरज खून के एक ऐसे गोले की तरह लग रहा था जिसे समंदर निगल रहा हो। समुंदर के मुंह में जाता हुआ खून का गोला नजर आ रहा है इनको सूरज। शाम के वक्त सूरज के गुरूब होने का नज़ारा बच्चों बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, और समंदर में जब गुरूब होता है तो वो और भी दिलकश हो जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। उसके पास ही एक झील है छोटी सी, उस झील के साहिल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। समंदर बेकरार नजर आ रहा था, बेकरार बहुत दूर तक फैला हुआ, जहां तक नजर देखे वहां तक समंदर नजर आ रहा था। वहां पर नौजवान भी थे और खवातीन भी थी, शानदार साड़ियां पहने हुए। दूसदीदा का माने होते हैं बच्चों नजर छिपा के, तिरछी नजरों से इधर उधर वो भी देख रही थी कि कौन उनकी तरफ देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। तो जो छिपी हुई पोशीदा नजरें होती हैं वो दूसदीदा कहलाती हैं। तो दूसदीदा निगाहों से वो खवातीन भी देख रही थी। वहां पर फिल्मों के गीत भी बज रहे थे, इश्किया गीत बज रहे थे, और सभी खुश थे। सभी के चेहरे के ऊपर दिलकशी थी, सबके चेहरों के ऊपर सुकून था, इत्मीनान था। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि मेरा दिल डूबा जा रहा था, क्योंकि सदमे के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, फिक्र के अंदर डूबे हुए हैं, सोच में डूबे हुए हैं कि इतने सारे लोग खुश हैं, इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको आने वाले वक्त की फिक्र नहीं है कि किस तरह का वक्त होगा अगर हम आज़ाद नहीं हुए तो। सब अपने अपने आप के अंदर मगन हैं, अपने अपने आप के अंदर मस्त हैं। लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ को एहसास है कि वो क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं, और फिर साथ में अपनी ज़िंदगी की मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने की इनके सामने चुनौती भी है कि किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। इनका दिल डूबा जा रहा है। 7 बज गए हैं अब। एक सिपाही घर पर आया और मुझे दोबारा अपने साथ ले गया। मुझे चकाचौंध कर देने वाले पेट्रोमैक्स लैंप के सामने बैठा दिया गया। जब मैं पुलिस वालों के सवालों के जवाब दे रहा था तो डिप्टी कमिश्नर टहलते हुए मेरे चेहरे के तासुरात का बड़ी तवज्जो के साथ मुशाहिदा कर रहा था। 7 बज गए हैं। सिपाही इनके घर पर आया है और इनको पुलिस थाने ले गया है, क्योंकि इनके ऊपर शक है, ताकुब किया जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि ये किसी तहरीक से जुड़े हुआ शख्स हो सकता है। अभी पक्का यकीन नहीं है। अगर पक्का यकीन होता तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, सजा की तैयारी होती। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नया शख्स नए शहर में आया है, तो ये कौन है। इसका जासूसी करी, जासूसी करने के बाद इनको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसकी वजह जरूर है, ये किसी न किसी तहरीक, किसी न किसी तंजीम से जरूर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए पूछताछ करने के लिए इनको बुला लिया गया है। तो थाने का मंजर भी बताया इन्होंने कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो कमिश्नर है वो भी मौजूद है। इनसे पेट्रोमैक्स के लैंप के सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। उसकी रोशनी आंखों में चुभ रही है, लेकिन सबकी नजरें इनके ऊपर गड़ी हुई हैं। पूछा जा रहा है कि तुम यहां पर क्या हो, किस तरह से आए हो, क्या तुम करना चाहते हो, इरादे क्या क्या हैं तुम्हारे। और जो कमिश्नर है, बड़ा ओहदेदार, वो इनके आसपास टहलते हुए इनके चेहरे को गौर से देख रहा है, चेहरे के तासुरात को समझने की कोशिश कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उसने एक लम्हे के लिए भी मेरे चेहरे से नजर नहीं हटाई। उन नजरों में कितनी हिकारत थी, जैसे मैंने कोई खौफनाक जुर्म किया हो। मुझसे 1 घंटे तक पूछताछ होती रही। कौन कौन मेरे दोस्त हैं, मेरे पास खत कहां से आते हैं, क्या मैं किसी खुफिया तंजीम का मेंबर तो नहीं हूं जो हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहती है। मुसन्निफ से पूछताछ हो रही है, तरह तरह के सवालात उनसे किए जा रहे हैं। तंजीम के बारे में पूछा जा रहा है, दोस्तों के बारे में पूछा जा रहा है, कहां से खत तुम्हारे पास आते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, लिखते क्या हो, किस तरह के कलमात और किस तरह की किताबें लिखते हो, वो तुम कहां से ख्यालात लाते हो, सारी चीजें इनसे पूछी जा रही हैं। और वो कमिश्नर इस तरह से देख रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म मुसन्निफ ने कर दिया हो। खौफनाक नजरों से मुसन्निफ को देख रहा है, और मुसन्निफ को डर भी लग रहा है यहां पर कि कहीं मेरा राज फाश ना हो जाए, कहीं मेरी दिल की सारी बातें यहां पर पता नहीं चल जाएं। मैं आजकल कौन सी नई चीज लिख रहा हूं, मुझे सही सही पूरी बात बताना चाहिए। पूछा जा रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, वो भी आपको बताना है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें शहर बदर कर सकता हूं। कमिश्नर कहता है ये बात मुसन्निफ से कि तुम ये बात जानते हो कि मैं तुम्हें इस शहर से निकाल सकता हूं,
यहां से बेदखल कर सकता हूं। तो मुसन्निफ ने अपने वजूद के बारे में सोचा कि मैं इतना बेबस हूं कि कमिश्नर तो क्या, मुझे चाहे तो एक सिपाही भी निकाल सकता है, एक सिपाही भी मुझे दर बदर कर सकता है, शहर बदर कर सकता है। वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल बेबस हूं। अगर सिर्फ एक सिपाही चाहे तो गिरफ्तार करके हवालात में डाल सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां कोई दोस्त नहीं है। और जब पुलिस का मामला आएगा तो जो मददगार और दोस्त यहां पर बने हुए हैं वो सब दूर हो जाएंगे। कोई जानने वाला नहीं है, अनजान शहर के अंदर हूं, अनजान नाम से हूं, कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इतना मजबूर, इतना बेबस हूं कि एक हवलदार चाहे तो वो मुझे उठाकर जेल में डाल सकता है, हवालात में डाल सकता है, और कोई मुझे पूछने वाला नहीं है कि क्यों डाला गया है। और न मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं पूछूं कि मुझे क्यों डाला गया है। कोई मेरी हैसियत नहीं है, कोई मेरी औकात नहीं है। 7:30 बज गए हैं। वहां से इनको छोड़ दिया गया है, पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। पूछताछ करने के बाद इनको वापस अपने घर की तरफ रवानगी दे दी गई है। 7:30 बजे मुसन्निफ फिर अपने घर आ गए हैं। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अंधेरे में बैठा पसीना पसीना हो रहा था। आज मेरे कमरे में रोशनी भी नहीं थी, थोड़ा सा भी मिट्टी का तेल कहां से लाता, और भूख मिटाने के लिए कुछ खाना भी जरूरी था। रोशनी मिट्टी के तेल के जरिए की जाती थी, आज उसका भी इंतजाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो कमरे में भी अंधेरा हो रहा है और पेट भी खाली है, पेट के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। सोच रहे हैं कि कहां से इंतजाम करूं, किससे उधार लूं। फिर से सुबह तक किसी तरह से हो गया इंतजाम, अब शाम की बारी है, शाम को भी परेशान है। मुझे खाना कौन देगा? किसी से कर्ज भी नहीं ले सकता। अगर मैथ्यू से कहा जाए तो नहीं, मैं चश्मा लगाने वाले उस तालिब इल्म से कर्ज के तौर पर 1 रुपया लूंगा। वो अगली इमारत में रहता है। उसने अपनी हालिया बीमारी के दौरान इंजेक्शनों पर खासी रकम खर्च की थी। आखिरकार वो मेरी 4 आने वाली दवा से ठीक हुआ। उसके बदले में वो मुझे 1 मर्तबा सिनेमा दिखाने ले गया था। सोच रहे हैं कि किससे रुपया लिया जाए, किससे कर्ज लिया जाए, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर वो सोचते हैं कि मैं अपने पड़ोसी मैथ्यू से कर्ज ले लेता हूं, जो सुबह गुड मॉर्निंग कहा था, इनको विश की थी, इनका बर्थडे जन्मदिन विश किया था, उनसे लेने की सोचते हैं कि मैं मैथ्यू से ले लूं। फिर ख्याल आता है नहीं, मैथ्यू से नहीं, मैथ्यू के करीब ही जो अगली बिल्डिंग के अंदर रहता है, चश्मे वाला लड़का, मैं उससे पैसा लेता हूं, क्योंकि मैंने उसकी मदद भी की थी। वो परेशान था, बीमार था, बहुत सारी जगहों से उसने इलाज कराया है, लेकिन उसका इलाज पूरा नहीं हुआ था, उसके इलाज में कमी थी। तो मैं उससे जाके मदद मांगता हूं, क्योंकि मेरे इलाज से वो ठीक हो गया था और उसके बाद वो मुझसे बहुत खुश था। मुझे सिनेमा भी दिखाने लेकर गया था एक बार। वो मुझे कुछ पैसा दे देगा, मेरी मदद कर देगा। अगर मैं उसके पास जाकर रुपया मांगूं तो वो इनकार नहीं कर देगा। खुद सोच रहे हैं कि वो इनकार नहीं करेगा, वो पैसा मुझे दे देगा, क्योंकि मैं भी उसकी मदद कर चुका हूं। 8:45 हो गए हैं। रास्ते में मैंने मैथ्यू के बारे में मालूम किया। वो सिनेमा देखने गया हुआ था। जाते जाते अब उस लड़के के पास जाना है, तो मैथ्यू के बारे में ही मालूम कर लिया कि शायद मैथ्यू से कुछ तलब कर लें और मैथ्यू मुझे दे दे। तो पता चला कि मैथ्यू तो सिनेमा देखने गया है। जोर से बोलने और कहकों की आवाज सुनकर मैं दूसरी इमारत की बालाई मंजिल पर पहुंच गया। वहां से सिगरेट के धुएं की बू और गैस की लालटेन की रोशनी आ रही थी। मैं बेबसी का मुजस्समा बना हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मैथ्यू के यहां पर गए तो मैथ्यू तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी मंजिल से, ऊंचाई वाली मंजिल से गाने की आवाजें आ रही थी, तेज आवाज में बातें करने की, कहकों की आवाजें आ रही थी। मुसन्निफ ने सोचा कि क्या हो रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, महफिल जमी हुई है, चलो वहीं चला जाता है। और ये वहां पर चले गए। भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई जरिया नहीं है कि भूख को खत्म कर दिया किया जा सके। तो देख रहे हैं कि कहां से भी इनका इंतजाम हो जाए, आज का दिन तो निकल जाए, कल की कल देखेंगे। ये जन्मदिन का हाल है, पूरा जन्मदिन की रुदात बताई जा रही है। बेबसी का मुजस्समा बना कुर्सी पर बैठ गया। बेबसी का मुजस्समा जिस कुछ नहीं कर सकता, मुजस्समा कहते हैं मूर्ति को, और आज बेबस भी हैं, तो एक मूर्ति की तरह हो गए हैं, एक मुजस्समे की तरह हो गए हैं, जिसके इख्तियार में कोई चीज नहीं रहती। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। कौमी मामलात, सिनेमा, कॉलेज की लड़कियों की बातें, उन लड़कियों का जिक्र जो दिन में 2 बार साड़ियां बदलती हैं, और इसी तरह की बहुत सी बातें। मैं भी उनकी बातों में शामिल हो गया और होकर अपनी राय का इजहार करने लगा। ये बातचीत चलती रही और कई मुद्दों के ऊपर बातचीत चलती रही। मुसन्निफ यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ बीड़ियों का भी कश, सिगरेट का भी कश भी इनसे लेकर लगा रहे हैं। वक्त आगे बढ़ता जा रहा है। अब रात को 9 बज चुके हैं। 9 बजे
मैंने अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन बिस्तर पर पड़ा था। दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि खाना नहीं मिला था। दिन भर की थकान थी, कमजोरी थी, उस कमजोरी की वजह से परेशान थे। तो वो बातचीत के अंदर थोड़ा वक्त गुजारा 8:45 पर, और उसके बाद फिर अपने कमरे के ऊपर आ गए, बिस्तर वगैरह लगाया, लेट गए, लेकिन अभी नींद नहीं आ रही है। मुझे दुनिया की बेबस गरीब लोगों का ख्याल आया। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों लोग भूखे पड़े होंगे। मैं भी करोड़ों लोगों में से एक था। मुझ में क्या खास बात है? मैं भी एक गरीब आदमी हूं। और बस जबकि मैं इस तरह से लेटा हुआ सोच रहा था, मेरे मुंह में पानी भर आया। 9 बजे हैं, लेट गए हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूखे पेट कभी भी नींद नहीं आती है। जब तक इंसान खाना नहीं खा लेता तो उसको सब्र नहीं आता है, वो परेशान रहता है। लेट गए हैं, सर में दर्द भी हो रहा है। अब दुनिया के गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज खुद को भी खाना नहीं खाया ना। दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत बड़े तबके के गरीब लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने खाना नहीं खाया है, बहुत सारे गरीब। मैं भी उनकी तरह ही हूं। मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, मैं उनसे अलग किसी भी तरह से नहीं हूं। जिस तरह से वो भूखे बैठे हुए हैं अलग अलग कोनों के अंदर, उसी तरह से मैं भी यहां पर भूखा बैठा हुआ हूं, और कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी भूख खत्म हो जाए। अब ये सोच ही रहे हैं, इन ख्यालात में डूबे हुए हैं कि इतने में कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी भर आया। क्यों भर आया? क्योंकि करीब से खाने की खुशबू आ रही है। मैथ्यू के बावर्ची खाने से सरसों के परोसने की आवाज आ रही थी और उबले हुए चावलों की खुशबू थी। खाने की खुशबू आ रही है। भूखा इंसान है, दिन भर का भूखा है, और वो सुनकर अपने मुंह से पानी आ रहा है। परेशान है कि किसी तरह उसको भी खाना मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। 9 बजे से 10 बज गए हैं, 9:30 बजे हो गए हैं। 9:30 बजे मैं कमरे से बाहर आया। मेरा दिल इतनी तेजी से उछल रहा था जैसे कि वो फट जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। अब जब खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो मुसन्निफ ने खाना चुरा कर खाने की सोची है कि बगैर बताए खामोशी से खाना मैं खा लूं। तो अपने कमरे से निकले हैं, और जो पास का मैथ्यू था, मैथ्यू के बावर्ची खाने में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी को बताए खामोशी से। मांगने के अंदर इन्होंने अपनी जिल्लत समझी, अपने लिए मांगना कि मैं मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे बेहतर यह कि मैं खामोशी से जाके खाना खाई आऊं। ये शर्मिंदगी का एहसास है बच्चों। भूख के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। जब खाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तो खाने को चुराने का सोचा है कि मैं यहां से खाना ले लूं और जाके चुपचाप बावर्ची खाने में से खाना खाकर आ जाऊं। अब सोच रहे हैं कि मैं चला गया, लेकिन किसी ने देख लिया तो। दिल तेजी से उछल रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। मैं पसीने में शराबोर हो गया। सहन में कुछ देर रुका। क्रिसमस से बूढ़ा नौकर एक बर्तन और लैंप लेकर निकला। उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ा था और नल की तरफ चला गया। कम से कम उसे 10 मिनट जरूर लगेंगे। मैंने दरवाजा खोला और बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। निकले वहां से मैथ्यू के जाने के लिए, देखा कि कोई है तो नहीं, लेकिन बूढ़ा नौकर अंदर था। थोड़ी देर इंतजार किया। क्रिसमस से बूढ़ा नौकर नल की तरफ चला गया बर्तन धोने के लिए, अब सफाई के लिए, क्योंकि वो भी खाना खा चुका है। मैथ्यू भी घर पर नहीं था, तो बूढ़ा नौकर खाना तैयार कर दिया, अब सफाई के लिए उधर दूसरी तरफ चला गया है। मुसन्निफ को मौका मिल गया कि अब उसके बावर्ची खाने में चला जाए और जाके चुपचाप जो भी है वो खाना खा लिया जाए। और ये वहां पर घुस गए और घुस के खाना खा लिया। खाना खाकर अपनी तरफ आ गए हैं। अब 10 बज गए हैं। 10 बजे मैं पसीने से शराबोर बावर्ची खाने से निकला, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था। जब बूढ़ा आदमी वापस आ रहा था, मैं नल की तरफ चला गया। यानी बूढ़े आदमी ने भी इनको देख लिया है, खाना खा लिया है इन्होंने, पेट भर गया है। शर्मिंदगी का एहसास इनको अब हो रहा है कि मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन इज्जत का क्या? अगर बूढ़े आदमी को पता चल गया कि मैंने यहां पर खाया है तो मैथ्यू को बता देगा। मैथ्यू सारी बिल्डिंग के लोगों को बता देगा, क्लर्क वगैरह को, कि मैंने उसके यहां से खाना चुराया है, खाना चुरा कर खाया है मैंने। तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब यह डर मुसन्निफ को सता रहा है। थोड़ा पानी पिया और हाथ मुंह और पांव धोए। कमरे में पहुंचकर बीड़ी सुलगाई और कष्ट लेने लगा। मैं बिल्कुल थक चुका था, इसलिए लेट गया। सोने से पहले मुझे ख्याल आ रहा था, कहीं बूढ़े को पता तो नहीं चल जाएगा। अगर ऐसा है तो मैथ्यू को जरूर पता चल जाएगा। यानी अगर बूढ़े को पता चला तो मैथ्यू को भी पता चल जाएगा, और दूसरे तालिबे इल्मों और क्लर्कों को भी मालूम हो जाएगा। कम से कम अपने जन्मदिन पर आराम से सो तो सकूंगा।
पहले तो इनको एक ख्याल आया कि बदनामी होगी, रुसवाई हो जाएगी, आज तो जलील किया जाएगा कि खाना चुरा कर खाया है। लेकिन फिर दूसरी वक्त ये ख्याल आया कि जलील हो तो हो, रुसवाई हो तो हो, कौन मुझे जानता है, यहां कम से कम पेट तो भर गया, सुकून की नींद तो आएगी, वरना खाना नहीं खाता तो बेचैनी और परेशानियों के अंदर ही मेरा दिन गुजर जाता। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, तब ही एक शख्स मेरे कमरे पर आया। अब क्योंकि पेट भर गया है, सुकून मिल गया है, आराम मिल गया है, तो ये सो गए हैं। आंख लग गई और फिर थोड़ी देर बाद किसी के दरवाजा खटखटाने की वजह से इनकी आंख खुलती है, आवाज आती है, हेलो मिस्टर। ये मैथ्यू की आवाज थी। मैथ्यू की आवाज आई, मुझे पसीना आने लगा, क्योंकि मुसन्निफ ने सोचा कि अब तो जलील होना पड़ेगा, अब रुसवाई हो गई। मैथ्यू को पता चल गया है कि मैंने उसका खाना चुरा लिया है। अब मैथ्यू खाना खाएगा तो कैसे वो खाना खाएगा, कैसे वो खाना पूरा करेगा। मुझे पसीना आ गया, मेरी नींद उड़ गई, सारा खाया पिया बराबर हो गया। मैं समझ गया कि मैथ्यू को पता चल गया है, बूढ़े को पता चल गया होगा। मैंने दरवाजा खोला, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि अंधेरे में यकायक मैं फ्लैश लाइट के जद में आकर पकड़ा गया था, क्योंकि चोरी की है। अब खौफ आ रहा है कि मैं पकड़ा गया हूं, जबकि पकड़े नहीं गए थे, अंदाजा नहीं हुआ था मैथ्यू को, लेकिन फिर भी चोर है, चोरी की है, तो मन में खदशा बन जाता है, अंदेशा हो जाता है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो घबराहट के अंदर, बेचैनी के अंदर आगे का वक्त गुजरता है। यही हाल मुसन्निफ के साथ भी हो रही है। खाना चुरा कर खाया है, आज पेट भरा है अपना खाना चुरा कर, तो अब लग रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा खाना जो है वो बेकार हो गया है, जो मैंने खाया था, अपना पेट भरा था, अब वो कोई माना नहीं रहा है, यहां पर कोई मतलब नहीं रहा है। मैथ्यू क्या पूछने वाला था, मुझे ऐसे लगा जिसे खौफ के मारे दम निकल जाएगा। मैंने कहा, मैं सिनेमा देखने गया था, विक्टर ह्यूगो की लाइप्ज़िग लगी हुई है, ये पिक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्यू ने पूछा कि आप सो रहे थे, तो बोला कि मैं सिनेमा देखने गया था, सिनेमा देखकर आया हूं, और फिर हॉल का और फिल्म का नाम भी बताया कि विक्टर ह्यूगो की फिल्म लाइप्ज़िग लगी हुई है और बहुत अच्छी फिल्म है, आपको भी देखनी चाहिए। बातें बना रहे हैं यहां पर, जबकि फिल्म वगैरह नहीं देखी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बहाना बना रहे हैं। मैथ्यू कहता है, क्या आप खाना खा चुके हैं? मुझे कतई भूख नहीं है, रास्ते में हम लोग मॉडर्न होटल चले गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूं। मैथ्यू पूछते हैं कि बहुत अच्छा, फिल्म तो अच्छी है, लेकिन आप खाना खाएंगे क्या? मेरा खाना बचा हुआ है, मैं आते हुए मॉडर्न होटल में चला गया था, तो वहां मैंने खाना खा लिया, अब मेरा खाना बचा हुआ है, क्योंकि अब इसने खाना देखा नहीं है, खाना तो ये पहले ही खा चुके हैं। लेकिन इज्जत बच जाएगी अब, क्योंकि अब लगेगा बूढ़े को भी कि इन्होंने खाना खा लिया है। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो खाना पहले ही खा चुका हूं। ओह, तो आप आराम कीजिए, मैथ्यू ही कहकर चला जाता है। गुड नाइट कहता है, गुड नाइट, और मुसन्निफ जवाब देते हैं, अच्छा गुड नाइट, और फिर ये सो जाते हैं। खाना मिल गया, आज इज्जत भी जाने वाली थी, लेकिन जब इज्जत बचाने वाला बड़ा होता है तो इज्जत छीनने वाला कोई नहीं होता। किसी तरह बहाना बनाया और इनकी इज्जत बच गई, और यहीं पर हमारी कहानी पूरी हो जाती है। रात को 10 बज गए हैं, जन्मदिन है। अब हमारे जो हैं शायर, हमारे मुसन्निफ अब सो चुके हैं। मुसन्निफ हैं वैकूम मोहम्मद बशीर, और इसको तर्जुमा किया है ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब ने। बहुत खूबसूरत कहानी है, जन्मदिन की कहानी है, जन्मदिन का किस्सा है। मुसन्निफ एक मुफलिस आदमी बताए गए हैं, फटेहाल हैं, एक आना चाय के लिए इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि वतन की खिदमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, वतन की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हैं। वहाँ अंग्रेज़ों की वजह से अपना मुल्क, अपना शहर, अपने दोस्त छोड़ चुके हैं, अपनी आमद का जरिया छोड़ चुके हैं, अपने रुपये पैसे सब कुर्बान कर दिए हैं वतन की खिदमत के लिए। अब जब कुछ भी नहीं है तो किस तरह से ज़िंदगी गुजरती है, किस तरह के हालात पेश आते हैं, वो इस कहानी के अंदर बताया गया है। ये कहानी जन्मदिन है। आप देखो कि मुसन्निफ का जन्मदिन किस तरह से गुजरा। ये कौम की खिदमत करने वाले लोग हैं, कौम के ऊपर अपना सब कुछ निशावर कर देने वाले हैं, वतन के ऊपर मर मिटने वाले लोग हैं, अपनी हर चीज़ को वतन के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। 2 आने इनको मिले थे, उस बच्चे ने उधार इनको 2 आने दिए थे, उसमें से भी 1 आने का इन्होंने खाना खाया, और दूसरा आना इन्होंने अपने दोस्त को दे दिया कि वो भी वतन की खिदमत करने के लिए निकला हुआ है, वो भी इनकलाब की तैयारी कर रहा है, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक ज़मीन तैयार कर रहा है, आज़ादी की तैयारी कर रहा है। तो ये जज्बा यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर चाहें तो ये भी खुशहाल ज़िंदगी गुजर कर सकते थे,
ये भी अपने बर्थडे को अच्छी तरह से बना सकते थे और हम अपने जन्मदिन को खुशी खुशी बना सकते थे। कोई कमी नहीं थी इनके पास। अच्छा खासा लकड़ियों का कारोबार था इनके वालिद का। चाहते तो अपने वालिद का कारोबार संभालते और उस कारोबार को आगे बढ़ाते, तो कम से कम घर पर खाने पीने का इंतजाम तो होता इनका। खेत खलिहान सब थे, ऊपर से लिखने का शौक था, अंग्रेजी स्कूल से तालीम याफ्ता थे, अच्छी मुलाजिमत कहीं हासिल करना चाहते तो मिल जाती। लेकिन वतन की मोहब्बत में सब कुछ ये कुर्बान कर चुके थे। गांधी जी से मुतासिर थे, गांधी जी की तहरीक की वजह से इन्होंने कभी मुलाजिमत नहीं की, कभी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करते रहे। वतन के लिए अपना जो भी कुर्बान कर सकते थे इन्होंने जरा भी नहीं सोचा और कुर्बानी को बेझिझक होकर दे दिया। इसीलिए इनकी मुफलिसी की हालत में जिंदगी गुजरी, इतनी मुफलिसी में इनके दिन गुजरे। और ये कोई एक जन्मदिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। जन्मदिन की कहानी लिखी है इन्होंने, एक दिन का किस्सा बताया है, लेकिन अंदाजा हो जाता हमें पढ़ के कि रोज के यही हालात हैं, रोज इसी तरह से फाका कशी होती है। जन्मदिन से पहले भी 3 दिन वो भूखे रहे हैं। मुसन्निफ से जब उनका दोस्त मिलने आता है तो वो कहता है कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, 3 दिन से मैं भूखा हूं। इस तरह से इनकी जिंदगी गुजरती है। तो बच्चों, बहुत खूबसूरत कहानी है, इनका मुताला करें और खुलासा इसका जो मैंने बताया उस अंदाज में आप कॉपी के अंदर लिख लें और अपने उस्ताद को चेक कराएं। यहां पर तीसरा हिस्सा सबक का मुकम्मल हो गया है, हमारी कहानी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद चौथे हिस्से में इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात का मुताला करेंगे, जवाबात हम हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।